गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ पवन सक्सेना, आप सबको जानते हैं। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक वर्कशॉप मैथमेटिक्स पे, और जो कि सबसे ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट रहता है बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो मैथ्स टीचर नहीं है, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा भूत इसी को मानते हैं कि मैथ्स अगर आ गया तो अब ये नहीं हो पाएगा मुझसे, या उनके कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या हुआ कि मैथ्स का पोर्शन सबसे ज़्यादा छूट जाता है क्योंकि वो मैथ्स में नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इससे रिलेटेड जो कि आपको थोड़ा सा इसका भूत जो है वो थोड़ा दूर भगाएंगे। 10 पॉइंट फॉर्मूला फॉर बीइंग एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचर, कि आपको कौन कौन से 10 पॉइंट आपको समझने हैं या आपको करने हैं, जिससे कि आपको फॉलो करने हैं वो चीज़ें जो कि आपको इसमें मैथ्स के डर को थोड़ा सा दूर भगाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। आप जो भी कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या किसी भी क्लास में, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड या क्लास 10 या क्लास 12, सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे ही स्पेंड करना है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो बच्चा आगे जाके उन क्वेश्चंस में नहीं कर पाएगा कुछ भी, क्योंकि जब उसे समझ में ही नहीं आएगा कि 2+3 कैसे करके 5 आ रहा है तो वो आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम अगर कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक 10th क्लास में रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो रियल नंबर में उसे पता होना चाहिए कि रियल नंबर में क्या क्या आता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें, तब जाके एक रियल नंबर का सेट बनता है। तो रियल नंबर पढ़ाने के लिए आपको पहले ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तब तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो घूम जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेगा जो आपने बोर्ड पे कराया, 2 क्वेश्चन कर लेगा, फिर उसके बाद वो फिर से वो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में वो कहीं नहीं कर पाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो पाया तो वो नहीं कर पाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं। तो जब आप कोई भी क्लास ले रहे हैं तो उससे पहले आप कॉन्सेप्ट उसका जरूर क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो शायद वो कुछ आगे कर पाएगा। जब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है तो न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको 2 दिन केवल आपको इसी में बताना है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे कि आपका ये चैप्टर्स जो आ रहे हैं वो आपके पिछली क्लास से कैसे रिलेट करते हैं, या जो आपने पढ़ लिया है वो आप कैसे रिलेट करेंगे आगे आने वाली क्लास में। क्योंकि हमें अगर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो बच्चा वहीं घूम जाएगा कि ये क्या चीज़ एकदम से आ गई। और न्यू सेशन में क्या होता है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो कैच कर लेंगे जल्दी, लेकिन कुछ जो वीक हैं वो बच्चे फिर वहीं पर घूम जाएंगे कि 9th क्लास मुझे लग रहा है बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग ही ऐसी है तो आगे जाके पता नहीं क्या ही होगा। तो अब वो पहले 2 दिन उसे इतना ज़्यादा फैमिलियर कर देना है कि वो हल्की हल्की चीज़ें समझने लगे कि हाँ मैंने ये कुछ पढ़ा था पहले, अब मैं इसे आगे से इसे जोड़ूंगा तो शायद हो सकता है आगे वाला चीज़ मुझे समझ में आ जाए। तो अब आपका चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो गया तब आप कब उसे कंप्लीट कहेंगे। कोई भी मैंने चैप्टर स्टार्ट करा और आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप कब उससे कहेंगे कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बताइए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस कर रहा है, इट मींस कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका चैप्टर तब जाके कंप्लीट हो गया। अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इट मींस वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी आपको थोड़ा सा और वर्क करना है उस पर। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में उससे ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि वो नया है उस क्लास में और आप उस क्लास से निकल चुके हो काफ़ी टाइम पहले। तो आपने वो बहुत सारे थॉट्स एकदम से सही करके अपने दिमाग में बैलेंस कर लिए हैं, लेकिन अभी उसको बैलेंस करने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो वो सारा बैलेंस आपको करना है सही। नेक्स्ट है पॉइंट, एज अ मैथमेटिक्स टीचर टेल स्टूडेंट इफेक्टिव मेथड टू मेक कॉन्सेप्ट इजियर टू हैंडल। आपको अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ईजियर मेथड बताने हैं। आपको पता है कि वो टफ मेथड है, डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये केवल आपको पता है। अगर आप उसे जाके बता दोगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता है, वो बिल्कुल नया है और आपको पता है कि ये मेथड बहुत टफ है, ये ईजी है। अगर मैं ईजी वाला मेथड से कराऊंगा तो हो सकता है बच्चे के समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपने टफ मेथड अपना लिया और आपको बता दिया, उसने बता दिया कि आपको कि ये टफ है सर, ये नहीं हो पा रहा है, तो इट मीन्स वो स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर रहा है और फिर आगे जाके और ज़्यादा गड़बड़ करेगा। तो आपको क्या करना है,
कि जितना ईजी हो सकता है उतने ईजियर मेथड आप उसमें यूज कीजिए, क्योंकि मेथड अगर ईजियर होगा तो समझ में जल्दी आएगा। और न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है तो सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे कुछ ईजी मिले, क्योंकि अगर ज़्यादा टफ मिलेगा तो वो फिर अटेंडेंस में भी शॉर्ट करना शुरू कर देगा कि अब कल नहीं जाएंगे, इसका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि समझ में ही नहीं आया तो वो क्या करेगा टेस्ट में भी। नेक्स्ट है, एज अ मैथमेटिक्स टीचर डू नॉट से इट इज डिफिकल्ट, से इट नीड्स मोर प्रैक्टिस। वही बात है सेकंड पॉइंट की कि आपको नहीं कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको इतना बताना है कि ये डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में ज़्यादा करनी है। क्योंकि अगर डिफिकल्ट आ जाएगा तो इट मीन उसके दिमाग में सेट हो गया कि इससे हटना है और बाकी जो इजी वाला टॉपिक हमें करना है। और आपने उसे बता दिया कि डिफिकल्ट नहीं है, बस इसके लिए आपको, आप यहाँ 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके समझ में आ जाएगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बोलने में, लेकिन बच्चे के थॉट प्रोसेस में पूरा चेंज आ जाएगा। आपने बोला कि डिफिकल्ट है, बच्चा वहीं से डिनाई कर देगा कि नहीं करना है। आपने बोला कि हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। तो आपका जो तरीका है बोलने का, बस वो उसके प्रोसेस को चेंज कर देगा समझने के कि हाँ मुझे ये भी समझ में आ सकता है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी को भी बात करने के लिए आपके 2 तरीके होते हैं। आप अगर किसी से पूछा जाए कि आपके पिताजी कौन है, तो आप सिंपल वर्ड में बता सकते हैं। तुम्हारा बाप कौन है, तो सेंटेंस वही है, लेकिन दोनों का कैसा है, लैंग्वेज चेंज है। और लैंग्वेज चेंज होने से क्या, एक से एग्रेसिव भी हो सकता है, पकड़ के मार भी सकता है, और दूसरे से क्या, वो हाँ सिंपली बता देगा। ऑब्जेक्टिव सेम है कि हाँ आपको पिताजी का नाम ही बताना है, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक योर सब्जेक्ट अ जॉय टू लर्न बिकॉज मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ अनयूजुअल ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा ट्रिक्स आपको मैथ्स में ही मिलेंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप सभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर ट्रिक्स मैथ में मिलती हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और आपको वहाँ पर अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप वहाँ पर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे कैलकुलेशन में। तो मैथमेटिक्स क्या है, अपने आप में एक बहुत सारी ट्रिक का एक बहुत बड़ा झोला है, जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स आप भर सकते हैं, और उसका यूज करके आप वहाँ से कोई भी कैलकुलेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अनयूजुअल ट्रिक्स में जैसे कि आपको अगर सब्ट्रैक्शन सिखाना है बच्चे को, स्टार्टिंग में आपने नंबर ले लिया बड़ा, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चा कैरी करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है माइनस करने में, कि कैरी मैंने लिया नहीं है या ले लिया है तो उसमें अगला नंबर में मिस्टेक करेगा। 1000 में अगर उससे कोई नंबर माइनस करना है, 278, 1000 आपके पास है, आपके पास अगर कॉपी हो तो करके देख लीजिए, 1000 है और उसमें से आपको 278 माइनस करना है। तो 1000 में से 278 माइनस करने के लिए उसे कम से कम 3 बार कैरी लेना पड़ेगा, और 3 बार में हो सकता है एक आध बार जगह वो मिस्टेक कर दे। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे जीरो वाले नंबर आते हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, आपको 1000 देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि 278 में से लास्ट वाली डिजिट को 10 में से माइनस करना है और बाकी सारी डिजिट को 9 में से माइनस करना है। अगर आप 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 7 गया तो 2, तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। आपको ऊपर वाला 1000 देखना ही नहीं है। 10,000 है तो 10,000 को गायब कर दीजिए, जो भी आपको नंबर माइनस करना है उसमें से आप लास्ट वाली डिजिट 10 में से और बाकी सारी डिजिट 9 में से आप माइनस करके बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, उसमें उसे कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक तो बहुत सारी है मैथ्स की, कि आपको ऐसे कि अगर 99 की मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर से, 23 × 99, तो सेम प्रोसेस है, 23 या कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी जगह आपको 99 या 999 की भरनी है, तो आप उसमें से एक नंबर कम कर दीजिए। 23 है तो 22 कर दीजिए, आपके 2 डिजिट आपके आ जाएंगे 2 और 2। फिर आपको क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को 10 में से और प्रीवियस डिजिट को 9 में से माइनस करके 22 के आगे लिख देंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप 99 से 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और अगर आप ट्रिक यूज करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं बहुत सारी ट्रिक, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है,
जैसे कि ये आप इसे अभी सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी की एज फाइंड करनी है, लाइक आपको सबको अपनी ही एज निकालनी है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, टेक द ईयर यू बॉर्न, आपको पता है अपनी ईयर ऑफ बॉर्न कितनी है, उसमें आप 12 ऐड कर लीजिए, करिए। 12 के बाद आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ऐड कर दीजिए, आपकी एज निकल के आ जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद करके देखा था, क्योंकि आप जब कुछ करने जा रहे होते तो आप पहले बहुत सारा सर्च करते हैं, और ये मैंने करके देखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि एग्जैक्ट जो एज थी वो निकल के आ गई थी। सबसे ज़्यादा एज जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है एज की, तो इस तरीके से आप एक सिंपल सी एज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में जैसे 11 इंटू 11 का या 1 सेम डिजिट आता है, 1 1 1 इंटू 1 1 1, तो सिंपल सी प्रोसीजर है, अगर आपके पास 1 इंटू 1 है तो 1 ही आ जाएगा। 11 इंटू 11 है, इट मीन्स 1 आ रहा है 2 टाइम्स, 11 में 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपके बीच में 2 आ जाएगा 1 और 1 के। फिर 1 1 1 इंटू 1 1 1, इट मीन्स 1 आ रहा है 3 टाइम्स, तो आपको क्या करना है, 1 से 3 तक जाना है, 3 से वापस आना है, 1 2 3 2 1। ऐसे ही 4 टाइम्स आ रहे हैं तो आपको 4 टाइम्स तक जाना है, फिर वैसे ही वापस आना है। तो ये आपकी मैथ्स की बुक में कैलकुलेशन में आता भी है, क्वेश्चन या एक्सरसाइज में भी मिलेगा आप। नेक्स्ट है आपको, अगर जैसे कि 9 का टेबल, ये तो सब लोग सिखा रहे हैं जूनियर क्लासेस में, तो सबको पता होगा कि 9 का टेबल आपको क्या करना है, 0 से लेकर 9 तक, और फिर नीचे उल्टा कर दीजिए, आपको 9 का टेबल मिल जाएगा। सेम है, अगर जैसे कि आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर की, आप क्या करेंगे, 5 जैसे 53 इसमें दिया हुआ है, 5 और 3 को लिख लीजिए और दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए, तो देखिए कैलकुलेशन जो भी होगी वो सेम आ जाएगी। 63 करके देखिए, 6 और 3 होगा, 6 और 3 9 होगा, तो 693 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप ट्रिक यूज करेंगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, बच्चे का भी टाइम बचेगा, और वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ मैथमेटिक्स टीचर एंश्योर दैट द स्टूडेंट डू नॉट रिजॉर्ट टू ईट एंड वॉमिट स्ट्रेटजी व्हाइल स्टडिंग मैथमेटिक्स। मीन्स अगर वो कुछ समझ रहा है या आप कुछ न्यू टॉपिक को अगर समझा रहे हैं, तो वो उसे ईट करते करते इतना ईट ना कर ले कि वॉमिट हो जाए। सेम है, अगर आप भी ज़्यादा खाएंगे तो वॉमिट कर देंगे। तो मतलब फॉर्मूले हैं 50-60 हैं, और याद करे पड़ा, एग्जाम में क्या हो गया, सारे मिल गए एक दूसरे से, आर एच में मिल गया, एच आर में मिल गया, ए बी में मिल गया, और लास्ट में क्या हुआ कि कुछ निकल के नहीं आया, सारे फॉर्मूले उसने गलत कर दिए। तो ऐसी स्ट्रेटजी, जैसे कि आपने देखा कि ट्रिक अपनाई है, कुछ शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन की, फॉर्मूलों की लर्न करने की, फॉर्मूले की भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो ऐसी ट्रिक यूज करिए जिससे कि बच्चा उसे हजम कर ले। ऐसा ना हो कि वो खाते जा रहा है और उसके बाद वॉमिट कर दे रहा है, पेपर में जाके रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद, हेल्प देम विद मैथमेटिक्स रिमेंबरिंग द फॉर्मूला। मीन्स आप जैसे कि एक 10th क्लास में है, PVP अपॉन HHB TR रेशो में होता है, जिसका कोई फॉर्मूला लर्न करने के लिए होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक दूसरी ट्रिक भी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ट्रिक वही है, लेकिन उसको क्या कर दिया है, अपने तरीके से लर्न करने के लिए सभी लोगों ने उसे चेंज कर दिया थोड़ा बहुत। और आप जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे कि कवक जनित रोग हैं या फिर जीवाणु जनित रोग हैं, तो बहुत सारी ट्रिक उसमें यूज करते हैं। तो एक ट्रिक से आप कम से कम 8-10 चीज़ें लर्न कर ले रहे हैं एक साथ। सेम यहाँ पर है कि अगर आप उन्हें छोटे छोटे ट्रिक्स बताएंगे, छोटी छोटी कोई भी लाइन राइमिंग वर्ड बना देंगे, जिससे उसे सारा कुछ याद हो जाएगा एक ही लाइन में उसी से रिलेटेड। जैसे ये 10th क्लास का है TR रेशो का, जिसमें टिग्नोमेट्री में बहुत सारा यूज हुआ था। आपने भी पढ़ा होगा 10th क्लास में टिग्नोमेट्री में कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का जब रेशो निकालना होता है तो हम उस रेशो को क्या करते हैं, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। और याद करने का तरीका क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला लेटर आपको लेना है और उससे वो ट्रिक आपकी तैयार हो जाएगी। आप जरूरी नहीं है इसी को याद करें, कुछ और भी बना सकते हैं, कुछ और नया बना के आप क्लास में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कि प्लैनेट्स है और उनके कलर्स को आपके, तो प्लैनेट्स का कलर रखें कि हम हैं नीले, मीन्स हम जहां रह रहे हैं अर्थ पर, तो वो कैसी है, ब्लू है, तो उसका नीला। पति है पीले, मीन्स बृहस्पति में पति आता है तो वो क्या हो गया, पति है पीले। फिर इसके बाद शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पर हरियाली है। तो ये ट्रिक्स आप
कलर का जो कि प्लैनेट्स के कलर्स हैं उन पर डिपेंड है कि इन पर ये कि आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी ट्रिक हम लर्न करके उनके कलर्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आपको अगर प्लैनेट्स के नाम सारे लाइन से सीरीज से लर्न करने हैं तो यहाँ पर ये माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, पहला लेटर आप उठा लीजिए। एम फॉर हो जाएगा हमारा मरकरी, बी फॉर वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये लाइन लर्न करके आप पूरे सारे, और ये सीरीज से लगे हुए हैं तो सीरीज से आपको लर्न कराने के लिए ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एरर्स कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीजरल, प्रोवाइड रेमेडीज। आपको सबसे पहले क्या करना है, एरर्स को फाइंड करना है। कोई भी बच्चे एग्जाम में क्या एरर कर रहे हैं आपको क्या करना है, उससे फाइंड करना है और उसको रेमेडीज मतलब आपको उसका उपचार भी करना है। सबसे पहले कॉपी करेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कोई कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जब भी आप करेक्शन करें तो एक ब्लैंक शीट जरूर रखें अपने पास कि वो चीज़ नोट करते जाएं कि जिसमें बच्चे, ज़्यादातर बच्चे उस टॉपिक पर फेल हैं या उस टॉपिक को नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन का है तो कैलकुलेशन से, डिवीजन का है तो डिवीजन के, एचसीएफ एलसीएम है या फिर ग्रामर का है या हिंदी का है, ये सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होता है कि जो टॉपिक किसी बच्चे से नहीं हो रहा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो उसे आप नोट कर लें अपनी ब्लैंक शीट पे कि ये टॉपिक मुझे फिर से समझाना है। क्योंकि जब आपको सॉल्यूशन शीट जब आपको मिल जाएगी तो अब बच्चे भी थोड़ा देखेंगे कि हाँ मैंने यहाँ गलत किया है, उसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो वो जो पिछला टॉपिक है वो उनका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे कम से कम कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे उन छोटी छोटी मिस्टेक को दूर करके। अब इसमें पहला आ रहा है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा आ रहा है प्रोसीजरल। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कौन सी होती है और प्रोसीजरल मीन्स अगर जैसे कि हमने मैथ्स से रिलेटेड है तो मैथ्स का जैसे कि अंडर रूट में नंबर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब आप अंडर रूट से कोई भी नंबर बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, क्या तो a प्लस b नहीं आ सकता वापस। तो बच्चे क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को वैसे के वैसे ही बाहर नोट कर देते हैं। तो वहां क्या हुआ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि उसे बताया नहीं गया है कि जब बीच में मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तभी नंबर बाहर आ सकता है, प्लस माइनस में वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व होंगे। इट मीन्स उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेम एज हर सब्जेक्ट में हो सकता है कि अगर उसका ग्रामर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कि उसे पता नहीं है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तब तक वो एक्टिव पैसिव नहीं बना सकता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब तक उसे सेंटेंस के बारे में नहीं पता है तब तक वो इनडायरेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रोसीजरल मिस्टेक्स में क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीन्स उसने पूरा क्वेश्चन कर दिया लेकिन लास्ट में क्या करा, उसने आंसर गलत कर दिया। लाइक माइनस का 12 प्लस का 7 था, उन्होंने सॉल्व करके लिख दिया प्लस का 5, बट आंसर इज -5। इट मीन्स उसे आता है, वो 10th क्लास में है और उसे प्लस माइनस करना आता ही होगा, लेकिन ये मिस्टेक कौन सी क्लास की है, छोटी क्लासेस की। इट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट प्रोसीजरल मिस्टेक ये मानी जाएगी। और अगर ये 5th क्लास का बच्चा करता है प्लस माइनस में मिस्टेक, इट मीन्स वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर अभी तक नहीं हो पाया। तो ये दो तरह की जो मिस्टेक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीजरल, इसमें यही आपको फाइंड करना होता है कि ब्लैंक शीट पे नोट कर ले पहले कौन कौन सी मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं और उनको फिर उससे आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व कराएं। नेक्स्ट है इसके बाद हेल्प देम विद शॉर्टकट टू कैरी आउट द कैलकुलेशन। फिर से भाई कि आप ट्रिक्स का यूज करें कैलकुलेशन कराते समय, क्योंकि ज़्यादातर आप कैलकुलेशन देखते हैं बड़ी क्लासेस में ऐसी आती हैं कि जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल होने वाली होती हैं। अगर आपने 10th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है तो आपको पता होगा उसमें कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। कोई नंबर दे रखा है 42 और उसका क्यूब करना है, और कोई पाई की वैल्यू भी वहाँ होती है। लेकिन ज़्यादातर कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जैसे कि रेडियस अगर दे रखी है तो उसमें रेडियस होगी 7 या फिर 10.5 या फिर 35, क्योंकि ये नंबर जो होता है पाई की वैल्यू से कट जाते हैं। तो आपको उन्हें बताना है कि पाई से जो रिलेटेड वैल्यू है उसे आप कैंसिल करके उस कैलकुलेशन को कैसे छोटा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, घर पे कर रहे होते हैं। कोचिंग में टेस्ट हुआ, 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन दिए सर ने। अब 4 क्वेश्चन 1 घंटे आराम से कर सकता है, उसे कोई टेंशन भी नहीं है कि मेरे मार्क्स कटेंगे या मार्क्स मेरे ऐड होंगे। वो कर रहा है 1 घंटे में आराम से, और उसके बाद उसने दे दिया और उसके नंबर भी पूरे आ गए। अब उसने वो वही
एग्जाम में आया, अब क्वेश्चन 4 नहीं है, क्वेश्चन हो गए 40, टाइम हो गया 3 घंटा, टाइम प्रेशर हो गया, एग्जाम प्रेशर हो गया, क्लास में बैठा हूँ वो भी प्रेशर हो गया। अब वो छोटी छोटी सी गलतियां कर रहा है, नहीं हो पा रही है उससे वो चीज़ें, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन लास्ट में मिस्टेक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे क्लास में आके कुछ और ही बन जाते हैं, घर में कुछ और ही बन जाते हैं। एग्जाम के बाद पीटीएम हो रही है, गार्जियंस आ रहे हैं, घर पे बहुत अच्छा कर रहा है, ट्यूशन में तो बहुत अच्छा करता है, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, लग रहा है आप नहीं पढ़ा पा रहे हो सही तरीके से, या आप कुछ गलत कॉपी चेक कर रहे हो। तो बाद में क्या आता है कि स्कूल वालों के ऊपर ही आता है कि स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। तो कोचिंग का प्रेशर कुछ नहीं होता है, स्कूल का प्रेशर काफ़ी होता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट है और एग्जाम का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें, उसकी मिस्टेक जो करने वाला है उनको दूर करने का काम हमारा है। क्योंकि आपको अगर उसकी स्पीड भी बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी बढ़ानी है कि आपका उसका टाइम भी उतना ही लगे, 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे में ही वो कंप्लीट करे और कोई गड़बड़ ना करे, कोई मिस्टेक ना हो उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स यू हु विल मेक द सब्जेक्ट इजी और डिफिकल्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए ही है क्योंकि आप अगर क्लास में जा रहे हैं तो आपके मूड पर डिपेंड करेगा उन 40 बच्चों का मूड। आप अगर सोते हुए जा रहे हैं तो 40 बच्चे भी सो जाएंगे, अरे सर हमारे सो रहे थे, आधा घंटा हो गया, या उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, या फिर वो एनर्जेटिक नहीं थे। जैसा विनोद सर ने बताया था कि आपको क्लास में जब जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उन बच्चों की एनर्जी की, क्योंकि जब आप ही एनर्जेटिक नहीं है तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम से लो हो जाएंगे। आप ही अगर सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बच्चे भी बिल्कुल क्या करेंगे, वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। आप आ गए क्लास में, घुसते ही बैठ गए क्लास में कुर्सी पर और फिर आधे घंटे तक वही कुर्सी पर बैठे बैठे पूरा लेक्चर निकाल दिया। बच्चे भी उसी स्पीड से ही पढ़ रहे हैं, सोते हुए पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई भी मतलब वो एनर्जी नहीं आ रही है कि जब टीचर ही हमारा इतना ज़्यादा वीक है, इतना ज़्यादा स्लो है, तो हम क्यों अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट करें। क्योंकि जब आपकी एनर्जी होगी, आप क्लास में बीच में जाके बोल रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा सा डरेगा भी, थोड़ा सा अवेयर भी होगा, थोड़ा सा देखेगा कि हो सकता है सर मुझे ना उठा ले, तो वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी सोचने का देखेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, पीछे वाली सीट में कुछ नहीं पढ़ाई हो रही है, इट मीन्स वो सो रहे हैं आराम से, क्योंकि आप सो रहे हैं। सेम है चैप्टर के ऊपर है, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास में जाते ही बोल दिया कि ये चैप्टर अभी बहुत डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे ने वहीं से उसको चैप्टर को डिलीट कर दिया दिमाग से, ये नहीं पढ़ना ये वाला कि 7 नंबर का आ रहा है इससे, इसको नहीं पढ़ना है, बाकी 73 वाला कर लेंगे 80 मार्क्स में से। क्योंकि घुसते ही आपने बता दिया कि बहुत चैप्टर टफ है, या उसमें क्या करा कि चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेस आ रहे हैं, कम से कम 20-25 फॉर्मूले हैं, सारे एक बार में उतार दिए और ये सारे फॉर्मूले हैं, तुम्हें रटने हैं सारे के सारे, और इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, फेल हो जाओगे, चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें बच्चे के सामने आती हैं तो क्या होता है, वो वहाँ से वो उसको टॉपिक को डिलीट कर देगा, या फिर वो उसको छुएगा ही नहीं और ना समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप हैं जो बता रहे हैं उससे कि वो टफ है या डिफिकल्ट है या इजी है। आपने घुसते बता दिया हो जाएगा, आसान है, बस क्या करना है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मैं 4 करा रहा हूँ, 4 आपको भी करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा इजी बनेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उससे कैसे पेश कर रहे हैं, अच्छा करके या फिर बेकार करके, टफ करके या फिर इजी करके। नेक्स्ट, एज अ मैथमेटिक्स टीचर ऑलवेज फोकस ऑन स्लो लर्नर, और ये मैथमेटिक्स टीचर पे नहीं सभी पर भी लागू होता है कि ऑलवेज फोकस ऑन स्लो लर्नर। अ हॉर्स कैन मूव एट स्नेल पेस बट अ स्नेल कैंट मूव एट अ हॉर्स पेस। घोड़ा तो स्नेल की स्पीड से चल सकता है हल्के हल्के, लेकिन क्या स्नेल चल सकती है? वो बेचारी रेंग के ही जाएगी, वो भी मिली सेंटीमीटर में जाएगी, अब वो जाएगा कम से कम मीटर में। तो आपको क्या करना है कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे में से 10 भी वीक हैं तो सबसे ज़्यादा आपको 10 को ध्यान रखना है। स्लो प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस तो अपनानी होगी, क्योंकि अगर वो 10 भी बेकार हो गए बिल्कुल ही, क्योंकि आपने वो 30 वाले बच्चों को अपना लिया और उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो 10 क्या सोचेंगे, हम तो थे ही बेकार, इन्होंने और ज़्यादा हमें अलग थलग कर दिया, हम और ज़्यादा बेकार हो गए। या जाते ही क्लास में शुरू कर दिया अरे तू तो है ही बेकार, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो उससे क्या होगा कि वो और ज़्यादा उसका मोरल डाउन हो जाएगा कि वो अब मैं थोड़ा सा जो मन कर रहा था पढ़ने का, ले अब मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा, अब मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला, अब इन्होंने मुझे कहा है कि मैं बेकार हूँ, मैं बेकार ही रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि आप जो
पीक हैं उनसे कांटेक्ट करें, बार बार उनके पास जाएं, उनसे क्वेश्चन पूछें, तो वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, उस बच्चे को भी थोड़ा सा सोचेंगी हाँ कि सर मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, या मैम मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और अगर वो थोड़ा सा भी कोशिश करेगा, इट मीन्स कि उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और इंप्रूवमेंट होगा इट मीन्स कि वो थोड़ा सा स्नेल से घोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। और जब वो स्पीड पकड़ लेगा तो थोड़ा सा हमें जो चाहिए हमें वही मिलने लगेगा कि हम हर क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी कुछ ना कुछ देगा, गलत देगा, बोल रहा है क्लास में तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, सही बोलेगा या गलत बोलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो इस वर्कशॉप में थे, क्योंकि आपको क्या करना है सबको पता है वैसे तो, और सब ये जानते हैं कि कैसा भी पढ़ा लो, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाना है तो डोज आपको सबसे कमज़ोर के हिसाब से देनी है, क्योंकि जो मजबूत है वो तो मजबूत है, उसने आपसे नहीं पढ़ना है तो आप वो किसी कोचिंग में जाकर पढ़ लेगा, ऑनलाइन बैच में पढ़ लेगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लेगा। लेकिन जो कमज़ोर है वो कहीं से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले भी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ नहीं होने का तो आपको अगर आप उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो घर वाले भी उससे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये पास ही हो जाए बस, केवल 8वां पास कर ले, 10वां पास कर ले, काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई पूछ सकता है।